अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को मुकम्मल करेंगे। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और उसके दो पार्ट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन का ताल्लुक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन से है, जो ये कहता है कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उस गैस की डेंसिटी या उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गिवन दैट के प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो। तो यहां पार्ट 1 को शुरू करते हैं। पहले इसमें हमें बताया गया है कि दो गैसें हैं, एक गैस ए और एक गैस बी, और उनकी जो डेंसिटीज हैं उनकी डेंसिटीज के दरमियान रेशो है 1:1.5। तो डेटा में इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले किस तरह से कि डेंसिटी ऑफ ए रेशो डेंसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1:1.5। अब रेशो को अगर हम मैथमेटिकल सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रेशो जो है ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगी। dA/dB इज इक्वल टू 1/1.5। ओके, सेकंड वो ये कह रहा है कि आप ये पता करें कि बी का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज करेगा उतने ही टाइम के अंदर जितने टाइम के अंदर ए के 150 डेसीमीटर क्यूब डिफ्यूज कर रहे हैं। यानी गैस ए डिफ्यूज करती है और उसके 150 डेसीमीटर क्यूब डिफ्यूज कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसको एक पर्टिकुलर टाइम लगता होगा। तो हमने ये बताना है कि उतने ही टाइम के अंदर गैस बी के कितने डेसीमीटर क्यूब डिफ्यूज करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए का कितना रेट ऑफ डिफ्यूजन है 150 डेसीमीटर क्यूब पर यूनिट टाइम। जो भी टाइम गिवन है या जिसमें हम ले रहे हैं उस टाइम के अंदर इतने डेसीमीटर क्यूब वो चले जाते हैं, वो डिफ्यूज कर जाते हैं। हमें पता करना है कि गैस बी के कितने डेसीमीटर क्यूब इतने ही टाइम के अंदर डिफ्यूज करेंगे। तो बाय ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाय ग्राहम लॉ, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं। ग्राहम लॉ का जो फॉर्मूला है, ग्राहम लॉ का फॉर्मूले के अंदर आप ये नोट फरमाएं कि हम लिखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ गैस ए ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ गैस बी इज इक्वल टू, जब यहां पे ए आपने बटे के ऊपर लिया है तो यहां आपने डेंसिटी बटे के नीचे लेनी है और यहां पे डेंसिटी बटे के ऊपर आएगी सारे का अंडर रूट। और दूसरी सूरत में अगर डेंसिटी की बजाय मोलर मास यूज करते हैं तो उसमें भी यही चीज आपने नोट करनी है, मोलर मास ऑफ गैस बी ओवर मोलर मास ऑफ गैस ए अंडर रूट। ये क्यों? क्योंकि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसकी मोलर मास या उसकी डेंसिटी के इनवर्स होता है। तो ए का इनवर्स मतलब ये है कि जब ए यहां ऊपर है तो डेंसिटी उसके नीचे आएगी और मोलर मास उसके नीचे आएगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब यही है। इसी तरह बी को देखें तो बी यहां नीचे है तो यहां ऊपर जाएगा और यहां पे भी ऊपर होगा। तो इनमें से कोई एक रिलेशन हमने यूटिलाइज करना होता है, या हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, या हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास। तो कोई एक जो है वो आपने यहां पे रिलेशनशिप यूज करना है। सवाल में देखें यहां पे हमें डेंसिटी दी गई है तो हम डेंसिटी वाला रिलेशनशिप जो है वो यूटिलाइज करेंगे, और वो क्या होगा, फॉर्मूला हमने खुद बनाना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डेंसिटी है ए और ओवर बी, तो हम रेट को इस तरह से लिखते हैं
B over A. B over A is equal to A over B, होल अंडर रूट। बहुत आसान है, गौर करें। आर बी हमने निकालना है, आर ए को आप उधर ले जाए तो ये आ जाएगा आर ए मल्टीप्लाई बाय डी ए ओवर डी बी होल अंडर रूट। वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर में रखें, एक स्टेप के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको कोई ज्यादा मुश्किल जो है वो यहां पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपके पास 122.47 डेसीमीटर क्यूब पर यूनिट टाइम। जो भी टाइम क्वेश्चन में है उस टाइम के अंदर इतनी मिकदार वो डिफ्यूज कर जाएगी। तो ये इसका पार्ट ए है। पार्ट बी में देखें, हमें हाइड्रोजन के बारे में बताया गया है कि हाइड्रोजन जो है वो एक पोरस प्लेट से डिफ्यूज करती है। एक प्लेट है जिसमें सुराख है और उस प्लेट के अंदर से जो है वो हाइड्रोजन डिफ्यूज कर जाती है। और कितनी डिफ्यूज करती है? 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट डिफ्यूज कर रही है। नोट करें, हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन को हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला H2 है। मोलर मास आप इसका निकाल सकते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब दूसरी तरफ हमारे पास जो दूसरी गैस है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, उसका फॉर्मूला O2, मोलर मास आपको पता ही है। और ये उसी प्लेट से डिफ्यूज करेगी उसी टेम्परेचर पर। नोट करें, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सवाल ये है कि कितनी डिफ्यूज करेगी, व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूज। हाइड्रोजन का तो यह है ना 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। हाइड्रोजन की जो रफ्तार है वो ये है कि वो 1 मिनट में 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डिफ्यूज कर जाती है। ऑक्सीजन कितनी मिकदार में, कितनी रफ्तार के साथ वहां से डिफ्यूज करेगी? तो बहुत आसान सवाल है। शुरू करते हैं। पहले डाटा लिखते हैं और डाटा लिख के हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। हमें हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन बताया गया है। सिंबल जरा ध्यान से लिखिएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, और वो हमें बताया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। और हमें ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करना है। ये हमने मालूम करना है। डेंसिटी का यहां पे जिक्र नहीं है, लेकिन मोलर मास हम जानते हैं, गैसेस का बता दिया गया, तो मोलर मास का हमें पता ही है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन वो होता है 2 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन भी हम जानते हैं और वो होता है 32 ग्राम पर मोल। नोट करिएगा, H2 और O2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा। फार्मूला को आपने जरा, वो कहते हैं कि बड़ा क्लेवरली यूज करना है, इस तरह से कि आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। बाय ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम इसको हल करेंगे। ग्राहम लॉ उसी तरह से हम यूज करेंगे और उसमें नोट करें कि हमने, चूंकि ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करना है, तो ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर हम ऊपर रोक लें और हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन बटे के नीचे आ जाएगा, तो जब आप यहां मैस को लिखेंगे तो मैस में फिर हाइड्रोजन का मैस जो है वो ऊपर लिखा जाएगा और ऑक्सीजन का मैस जो है वो उसके नीचे लिखा जाएगा, इस तरह से। तो ये हमने मालूम करना है। ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। वैल्यूज पुट करें, एक स्टेप में कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें और वहां से आप आंसर ले लें। ये 500 है मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 32। स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली कैलकुलेटर में आप ये सारी वैल्यूज पुट करें और आपके पास आंसर होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का खास ख्याल रखें, पर मिनट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो है ये सॉल्व हो गया। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। आगे हमारे पास पार्ट सी है।
और इसमें भी हमने ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ही इंप्लीमेंट करना है। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नोट करिएगा, इसमें वो हमें ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात वो कर रहा है कि हमारे पास एक गैस है जो गैस ए है और वो अननोन है, उसको हमें नहीं पता वो क्या चीज है। वो कहता है कि वो एक पिन होल में से इफ्यूज करती है और उसका जो रेट ऑफ इफ्यूजन है ना वो 0.279 टाइम है, यानी 0.279 जरब किससे? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कि हाइड्रोजन गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन है ना, उस रेट ऑफ इफ्यूजन को अगर आप जरब करोगे ना 0.279 से, तो वो बन जाएगा रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस ए। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस ए। तो इसमें बड़ी आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। पहले इसके अंदर इसको डेटा में शुरू करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट समझना सबसे ज्यादा ट्रिकी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डेटा में हम लिखेंगे लेट रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हम हाइड्रोजन का रेट ऑफ इफ्यूजन है 1 ले लेते हैं, जो भी है यूनिट, इसको जैसे भी आप रिप्रेजेंट कर ले, इसका रेट ऑफ इफ्यूजन है 1। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो जो अननोन गैस है उसका जो रेट ऑफ इफ्यूजन होगा फिर वो हाइड्रोजन के रेट ऑफ इफ्यूजन का मल्टीपल होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.279 के साथ। तो 1 को अगर आप 0.279 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो यही रहेगा। ये स्टेटमेंट समझना और इसको यहां पे पुट करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही से कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन का रेट ऑफ इफ्यूजन 1 ले लें तो डेट मीन कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो गैस ए है उसका रेट ऑफ इफ्यूजन आ जाएगा 0.279, मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो वही रहेगा। अब आगे आसान है हमारे लिए, थ्रू द सेम पिन होल कहते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस। वो जो अननोन गैस ए है उसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए जो कि मालूम करना है, और दूसरी जो गैस है वो हाइड्रोजन है और उसका मॉलिक्यूलर मास हमें पहले ही आता है, वो है 2 ग्राम पर मोल। तो सॉल्व करते हैं इसको बाय ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बाय ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। जरा ध्यान करिएगा, वही चीज जो हमने पहले भी नोट करनी है। आसानी की खातिर ये फॉर्मूला इस तरह से बना लें, RA/RH2 इज इक्वल टू, जब H2 यहां पे है तो ये H2 इधर आएगा और A ऊपर है तो यहां A नीचे आएगा। ये चीज आपने इंप्लीमेंट करनी है ध्यान से। अब इसकी वैल्यू है 0.279, इसकी वैल्यू है 1, ये तो ऐसे खत्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 2 और ये हमें मालूम करना है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0.279 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2/ma। ma को उधर ले जाए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0.279 का स्क्वायर। खोलने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, बड़ी आसानी से आप इसका जवाब निकाल लेंगे 25.7 ग्राम पर मोल। तो ये इसका सॉल्यूशन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ग्राहम लॉ का वो यही है, या इसके अंदर बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 6 बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, 23 आमतौर पर नहीं पूछे जाते, लेकिन चूंकि मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा था तो मैंने कहा मैं इनको भी जरा थोड़ा सा टच दे दूं। मैंने बहुत कम जगह रखी है क्योंकि मैं
इनको मुकम्मल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं जस्ट इसमें आपको इसका तरीकाकार बता दूंगा कि इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आसान है, कहता है कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को और नंबर ऑफ एटम्स को बताएं कि यहां हर गैस में कितने होंगे। अब देखें कि आपको हर गैस के मुतालिक उसने जो इंफॉर्मेशन दी है, यहां वॉल्यूम बताया जा रहा है, टेम्परेचर बताया जा रहा है, प्रेशर बताया गया है, प्रेशर बताया गया है। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जिसके हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। आप नोट करें, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर यहां इंपॉर्टेंट होगा, इसके यूनिट्स का आपने ख्याल करना है। देखिए यहां सेंटीमीटर क्यूब है और यहां ये है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो आर के जो यूनिट्स होंगे इस पर्टिकुलर केस में वो होंगे 62400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते और आपका ख्याल है कि आपने 0.0821 ही यूज करना है, ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, तो फिर आपको लाजमी तौर पर सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करके डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिलीमीटर ऑफ मरकरी को 760 से डिवाइड करके ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपके अपने ऊपर है। यहां आर के यूनिट्स का आपने बहुत ख्याल करना है, अदरवाइज आपका जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। प्रेशर जो भी आप लेते हैं वो आप यूज करें, जिस भी यूनिट में आप यूज करना चाहते हैं। वॉल्यूम ध्यान करें, टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस में नहीं, आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। 273 केल्विन टेम्परेचर होगा। आर के यूनिट्स आप अकॉर्डिंगली यूज करेंगे और आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ जाते हैं A, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे, मुश्किल काम नहीं है। फिर आप उन नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद एवोगैड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेट्स से कि ये B है, और फिर आपने जो एटम्स निकालने हैं, दो चीजें निकालनी, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। अच्छा ये ख्याल करिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये ना हो कि आप ये क्वेश्चन छोड़ दें और पेपर में यही आ जाए, तो इसको एक दफा जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आगे आपने एटम्स निकालने हैं, तो आप ये गौर करें कि यहां CH4 में एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम है। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो जब आपके पास B मॉलिक्यूल आ गए तो B मॉलिक्यूल में एटम कितने होंगे, तो एटम होंगे B मल्टीप्लाई बाय 5। लेट्स से इसी आ जाता। तो इस तरह से ये 3 जवाबात आपके पास आएंगे, A, B और C, जिसमें से आपने B और C को असल में आपने बताना है, क्योंकि पेपर क्वेश्चन में आपको ये पूछेगी। दूसरा और भी आसान है, उसमें एक तरफ प्रेशर देखें, वो 1.5 ATM है। तो जब 1.5 ATM है तो बेटर ये है कि आप सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। सेंटीमीटर को आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर दें, ये 373 केल्विन बन जाएगा। और बाकी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। PV इज इक्वल टू nRT, इक्वेशन में देखें, P आपके पास 1.5 आ जाएगा, V 1 डिवाइड बाय 1000, जो भी आंसर आता है वो लिखेंगे। R चूंकि आपने ATM और डेसीमीटर क्यूब यूज करना है तो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। टेम्परेचर यहां से आप ले लेंगे 373 केल्विन। नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल निकल आएंगे। और अब आप देखें कि इस एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, इस एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं, तो नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा एक सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी जरा देख लीजिएगा,
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी क्वेश्चन को जो है वो लाइट नहीं लेना चाहिए। बहुत अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बार बार पेपर में आ जाता है और फिर बहुत सारे बच्चों के लिए वो एक दर्द सर बन जाता है क्योंकि उन्होंने उसको रिपीट नहीं किया होता या उनको देखा ही नहीं होता। उनको होता है कि ये कौन सा पेपर में आना है, किताब में है तो पेपर में तो आ सकता है। कहते हैं कि कैलकुलेट द मैसेज ऑफ 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। आपको मॉलिक्यूल बताए गए हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के, तो आपने इनका मैथ निकालना है। तो यहां आप डेफिनेशन यूज करेंगे और वो डेफिनेशन क्या है आपको पता है कि एसटीपी आप जानते हैं, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस contain 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस डेफिनेशन को आप यूज कर लें। मेरा ख्याल नहीं, आप इसको और सिंप्लीफाई कर ले कि आपको ये पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है। हम जानते हैं कि 1 मोल कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं आप, गैसेस की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हाइड्रोजन के आपको मोलर मास का पता है, हाइड्रोजन का मोलर मास है 2.016 ग्राम। क्योंकि मास की बात हो रही है इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं वॉल्यूम की बात ही नहीं करता, मैं डायरेक्ट इस पे आता हूं कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। अब हाइड्रोजन का एक मोल होता है 2.016 ग्राम, 2.016 ग्राम। दैट मीन कि हाइड्रोजन के एक मोल में जब इतने मॉलिक्यूल हैं तो हाइड्रोजन के इतने मास के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं। अब जब हाइड्रोजन के इतने मास में इतने मॉलिक्यूल हैं, या आप ये कह लें कि हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल का ये मास है। हाइड्रोजन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास कितना है? 2.016। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा वो आप निकाल लें, और जब आपको एक मॉलिक्यूल का पता लग जाएगा तो फिर आप इतने मॉलिक्यूल का निकाल लें। तो यूनिट मेथड यूज करेंगे। बेसिकली यहां पे आप यूनिट मेथड यूज करेंगे या रेशो मेथड यूज कर ले, जो भी आपको बेहतर लगता है। यूनिट मेथड और रेशो मेथड आप यूज करें। ये दोनों मेथड चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं और ये हमें आने भी चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मोल की कैलकुलेशन को हल करने के लिए। तो इतने मॉलिक्यूल का ये मास है, एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? तो इस मास को आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे और 10⁻20 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा वो फिर आप उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और हाइड्रोजन का मास निकल आएगा। इसी तरह से आप ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का मास होता है, आपको पता है, मोलर मास 32 ग्राम। दैट मीन कि ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल का मास 32 है। एक का कितना होगा? 32 डिवाइड बाय ये, और इतने मॉलिक्यूल का कितना होगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से ऑक्सीजन का मोलर मास निकल आएगा, सॉरी मास निकल आएगा इतने मॉलिक्यूल का। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो होता है 44 ग्राम। तो दैट मीन कि इतने मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम है। एक मॉलिक्यूल का मास 44 डिवाइड बाय ये नंबर आ जाएगा, और 10⁻20 मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या होगा? 44 डिवाइड बाय ये नंबर मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। तो इस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल का मास भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो है ये मैसेज आप निकाल लेंगे, और इन मैसेज को निकालने के बाद आपने बात करनी है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बुक पे लिखा हुआ है मुकम्मल क्वेश्चन, आप वहां से पढ़ सकते हैं कि वो प्रेशर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर कम कर रहा है, या टेम्परेचर कम कर रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है, जो मर्जी करे। रिमेंबर द मास इज अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और प्रेशर। ये टेम्परेचर या प्रेशर पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को जो यहाँ पे धोखा लगता है कि वो देखते हैं कि पूरा चैप्टर जो है वो बता रहा है कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है, प्रेशर इफेक्ट करता है।
तो वो वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट करता है, मैस को ना टेम्परेचर इफेक्ट करता ना ही प्रेशर इफेक्ट करता है। तो ये गलती नहीं करनी। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ऑन द मैस ऑफ एनी ऑफ दीज गैसेस। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और इसके 3 पार्ट है, लेकिन इनमें से जो मेन पार्ट है वो पहला ही पार्ट है, उसको हम सॉल्व करेंगे डिटेल में और बाकी जो है वो एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं। नोट करें यहां पे हमें जो डाटा गिवन है हमने उसको केयरफुली यहां पे पुट करना है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा इसको बड़े ध्यान से तैयार करिएगा। गिवन ये है कि आपको बताया गया है कि अमोनिया के 2 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया दे आर 2। अमोनिया के 2 मोल्स है और वो एक ऐसी फ्लास्क के अंदर बंद है जिसका वॉल्यूम है 5 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम उसका है 5 डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर उसका रखा गया है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 27 प्लस 273 इट कम्स इक्वल टू 300 केल्विन। नाउ कहते हैं प्रेशर मालूम करें। व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। बताओ ये गैस जो है प्रेशर लगाएगी, वो कितना प्रेशर लगाएगी। नंबर 1 कि जब गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है, अगर गैस आइडियल है तो फिर बताओ ये कितना प्रेशर लगाएगी। तो पहला उसका हमारा सवाल ये है कि प्रेशर ऑफ गैस निकालो और ये आइडियल प्रेशर निकालो। आइडियल गैस के लिए बताओ कितना प्रेशर है। और दूसरा सवाल ये है कि प्रेशर निकालो जबकि गैस जो है वो रियल गैस है, वो नॉन आइडियल गैस है, उसका फिर प्रेशर निकालो। ये रियल गैस। और जब आप रियल गैस की बात करेंगे तो वहां पे आपको वैन डर वाल कांस्टेंट की जरूरत है, वैन डर वाल कोएफिशिएंट्स की जरूरत है और वो क्या है, वो है ए और बी। ए जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं और बी जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं या इफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है। ए की वैल्यू है हमारे पास 4.17। यूनिट्स का खास ख्याल रखें और इनको अलग से भी देखेंगे ये कैसे निकाले जाते हैं। और बी जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो है 0.0371 dm क्यूब पर। इसके बाद चलते चलते पार्ट बी पे आएंगे हम। पार्ट बी में वो हमसे जो रिक्वायर कर रहा है वो पूछ रहा है लेफ्ट प्रेशर कितना है। ध्यान करें कि जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं वी नो कि देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट जब रियल गैस की बात करते हैं बिकॉज वहां पे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बहुत कम होती हैं लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उस वजह से जो गैस का प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर से कम हो जाता है। तो जो कम हो जाता है वो तो हम देख रहे हैं कि कम होके कितना रह गया है, लेकिन कितना कम हुआ है, एक जो बाकी बचा है और एक जो कम हुआ है, यानी इतनी वो पूरी चीज थी उसमें से वो इतनी रह गई। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम यहां पे एक्चुअली निकालना चाहते हैं लेफ्ट प्रेशर, कि कितना प्रेशर जो है उसका कम हो गया है वो हमें पता करना है। और आखिरी सवाल जो है वो दरअसल एक लॉजिकल रीजनिंग है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लेफ्ट प्रेशर 40 डेसीमीटर क्यूब अगर ये वॉल्यूम होता। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम को उसने चेंज किया है, दैट इज वाई मैंने पूरी स्टेटमेंट यहां पे नहीं लिखी कि अगर ये पूरा जो सिनेरियो है ये 5 डेसीमीटर क्यूब की बजाय 40 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर होता तो फिर क्या होता। तो इसको तो खैर हम लॉजिकली आखिर पे बताते हैं कि इसकी रीजनिंग क्या हो सकती है। शुरू करते हैं, पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, उसमें हम प्रेशर निकालते हैं और उसके लिए हम जनरल गैस इक्वेशन यूज करेंगे बाय जनरल गैस इक्वेशन। एक चीज जो मैं यहां पे लिखना भूल गया, नोट करें, आपको वॉल्यूम बताया गया डेसीमीटर क्यूब में, तो प्रेशर को आपने निकालना है तो ऑब्वियसली डेसीमीटर क्यूब में जब वॉल्यूम होगा तो प्रेशर हम एटीएम में निकालेंगे। प्रेशर एटीएम में निकालेंगे तो यहां जो जनरल गैस कांस्टेंट है आर, उसका यूनिट हम जो यूज करेंगे वो डेसीमीटर क्यूब और एटीएम के हवाले से होगा और वैल्यू होगी 0.0821
डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आर की वैल्यू को यूनिट्स के अकॉर्डिंगली डील करें और उसको देखें कि वो क्या आती हैं आपके पास। जनरल गैस इक्वेशन हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं जी, और हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT। तो P बराबर आ जाएगा nRT और V सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 5। इसका आंसर आप कैलकुलेटर से निकालें, बहुत आसान है, 9.85 ATM। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो उसका पार्ट नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया। अब आए आप पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहां हम यूज करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन, और वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर हम वो वाली फॉर्म यूज करेंगे जहां नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं। इक्वेशन हमारे पास है जी P प्लस AN स्क्वेयर ओवर V स्क्वेयर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। घबराना नहीं है आपने, सिर्फ वैल्यूज पुट करें, आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। P प्लस A की वैल्यू है 4.17, N स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर ओवर 5 स्क्वेयर। एक पोर्शन आपके पास ये हो जाएगा, दूसरी तरफ आपके पास पोर्शन होगा 5 माइनस 2 इंटू 0.0371 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है, आपने इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें। P प्लस ये जो आपके पास सारे का सारा है ये आ जाएगा आपके पास 0.6672। कैलकुलेटर से हल करेंगे आसानी से हो जाएगा। ये जो आपके पास आ रहा है दिस इज 4.926, और इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 49.26। अब आपने P निकालना है, पहले इसको यहां पे डिवाइड करें फिर उसको यहां पे माइनस करेंगे। तो P प्लस 0.6672 इज इक्वल टू 49.26 ओवर 4.926। P प्लस 0.6672 इज इक्वल टू 10। तो P इज इक्वल टू 10 माइनस 0.6672, P विल बी इक्वल टू 9.33 ATM। कैलकुलेटर इस्तेमाल करिएगा, जवाबों को याद नहीं करना चाहिए, कैलकुलेटर इस्तेमाल करके ही इनको करना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करने से अगर कोई चीज़ आपको याद हो जाती है दैट्स वेरी गुड, बट फिर भी पेपर के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। अकॉर्डिंग टू जो सिनेरियो होता है, जो तरीकाकार होता है, उसके नजरिए से अमल करें। अगला सवाल क्या है, कैलकुलेट द लेसन प्रेशर। थ्योरी में आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, आपको पता भी होना चाहिए कि जो आइडियल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू नॉन आइडियल प्रेशर प्लस लेसेंट प्रेशर। सो लेसेंट प्रेशर बिकम इक्वल टू आइडियल प्रेशर माइनस नॉन आइडियल प्रेशर, रियल प्रेशर। तो ये आइडियल प्रेशर था 9.85 और ये रियल प्रेशर है 9.33 एंड आंसर कम्स टू बी 0.52 ATM। तो ये वो कमी हुई है कि पहले वो इतना था अब वो इतना रह गया है। तो ये जो कमी है ये हमने निकाल ली है कि इतनी कमी जो है वो उसमें आई है। अब फाइनली हमने देखना है कि जो लेसन प्रेशर है उसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट एक्सपेक्ट है
अगर ये सारा क्वेश्चन इसी तरह से हो लेकिन इसमें वॉल्यूम सिर्फ जो है वो 5 की बजाय 40 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, तो लेफ्ट प्रेशर की वैल्यू पर आप जरा गौर करें, लेफ्ट प्रेशर की सॉरी फॉर्मूला पर, ये लेफ्ट प्रेशर का फॉर्मूला है और आप देखें कि लेफ्ट प्रेशर जो है ये वॉल्यूम के इनवर्स होता है। दैट्स वाई कि अगर आप ग्रेटर वॉल्यूम के साथ रिएक्शन को डील कर रहे हैं, प्रोसेस को डील कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो लेफ्ट प्रेशर की वैल्यू मजीद कम हो जाएगी, लेफ्ट प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल अवे हो जाते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस अगर कुछ होती हैं दे बिकम वेरी माइन्यूट और फर्दर वो कम हो जाती हैं। फिर जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है चूंकि वो नेग्लिजिबल पहले भी कहा गया, वो फिर और नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर अमल करती हैं और वॉल्यूम के बढ़ने से नॉन आइडियल जो फिनोमिना है वो कम हो जाता है। दैट्स व्हाई कि लेफ्ट प्रेशर की ये जो वैल्यू है वॉल्यूम के बढ़ने से वो कम हो जाएगी और गैस जो है वो क्लोज टू द आइडियल मूव करेगी, यानी उसका जो प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर के करीब हो जाएगा। सो ये थे तमाम न्यूमेरिकल्स जो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर दिए हुए हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई और वीडियो चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।